एवं घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, काव्यांका। बिंब का काम है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, काव्य को सजीव बनाना। आधुनिक युग में पाठक और आलोचक कविता की सजीवता को अधिक मान्यता देते हैं। मोटे रूप में कहा जा सकता है कि आधुनिक कवि का दृष्टिकोण सौंदर्यवादी की अपेक्षा जीवनवादी अधिक है। यही कारण है कि कविता में बिंब का महत्व बढ़ गया है। ऐसा माना जाता है कि बिंब संवेदन से जुड़े होते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता इंद्रियता होती है। यही वजह है कि सुंदरता से अधिक सजीवता बिंब का प्रधान गुण है। अलंकार में सजीवता हो सकती है, लेकिन उसके प्रयोग का प्रधान उद्देश्य कविता में सौंदर्य लाना होता है। ठीक उसी प्रकार बिंब में सौंदर्य हो सकता है, लेकिन उसका काम कविता को सजीव बनाना है। बिंब कई प्रकार के होते हैं: दृश्य, श्रव्य और घृणा, स्पर्श और स्वाद आदि। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक काव्यकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्षेमेंद्र जो है वो नहीं है। भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा में रस सिद्धांत का सबसे प्रमाणिक चर्चित रचना भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के रूप में मिलती है। रस की निष्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख इसी रचना में किया गया। भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या में ही उत्तरवर्ती आचार्यों ने अपनी शक्ति लगाई है और उसके परिणाम स्वरूप उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद और भुक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद, इन चार सिद्धांतों का विकास हुआ है। विभाव और अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस भरत सूत्र में जो निष्पत्ति शब्द आया है उसके भी चार अर्थ होते हैं। भट्ट लोलट के मत में निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति, शकुक के मत में अनुमिति, भट्ट नायक के मत में भुक्ति और अभिनव गुप्त के मत में अभिव्यक्ति का ग्रहण होता है। अतः भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार क्षेमेंद्र नहीं है, परंतु क्षेमेंद्र अपने औचित्य संप्रदाय के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। नाट्य शास्त्र नाट्य कला पर व्यापक ग्रंथ का टीका है, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है। वर्तमान में नाट्य शास्त्र प्राय 6000 श्लोकों का ग्रंथ है, इसलिए उसको षट्शास्त्री संहिता कहा जाता है। षट्शास्त्री संहिता भी कहा जाता है। नाट्य शास्त्र के उपलब्ध संस्करण षट्शास्त्री संहिता में 36 अध्याय हैं, जबकि निर्णय सागर द्वारा प्रकाशित प्रथम संस्करण में 37 अध्याय दिए गए थे। वैसे नाट्य शास्त्र के प्राचीन टीकाकार आचार्य अभिनव गुप्त ने इसमें 36 अध्यायों का ही उल्लेख किया है।
नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए आचार्य भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के प्रणेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी भरत मुनि। इनमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नाट्य शास्त्र। भरत मुनि के रस सूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी भट्ट नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी भट्ट नायक। भरत के रस सूत्र के व्याख्यात आचार्य शकुक का सिद्धांत कहलाता है, तो इसका आंसर होगा सी अनुमितिवाद। रस सूत्र की अनुमितिवादी जो है व्याख्या करने वाले आचार्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी शंकुक। आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है, तो इसका आंसर होगा बी अनुमितिवादी। रस निष्पत्ति सूत्र की समीक्षा में अनुमितिवाद किसके मंतव्य पर आधारित है, तो इसका आंसर होगा सी शंकुक। रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी उत्पत्तिवाद। भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है, तो इसका आंसर हो गया ए उत्पत्तिवाद। रस अनुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी भट्ट लोलट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी जो है वो आचार्य मम्मट भुक्तिवाद नहीं बल्कि मम्मट का ये जो लेखक है वो गलत है। रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य की है, तो इसका आंसर होगा बी शंकुक का। रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता आचार्य शंकुक की है। भट्ट नायक ने रस सिद्धांत के अंतर्गत साधारणीकरण व्यापार का सर्वप्रथम उल्लेख किया है। रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की, तो इसका आंसर होगा ए शंकुक। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 आचार्य और सिद्धांत, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब सही सुमेलित देखते हैं फ्रेंड्स आचार्य और सिद्धांत का। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद का सिद्धांत दिया है लोलट ने, और शंकुक ने अनुमितिवाद का, और भट्ट नायक ने भुक्तिवाद का, अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद का। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी आचार्य भट्ट नायक ने। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम भट्ट नायक ने किया था। साधारणीकरण शब्द का प्रयोग भट्ट नायक ने रस निष्पत्ति संबंधी भरत सूत्र की व्याख्या के लिए किया। उनके अनुसार काव्य और नाटक में अभिधा से भिन्न दूसरी भावकत्व शक्ति अपने व्यापार से विभाव आदि को साधारणीकृत रूप में प्रस्तुत कर स्थायी भाव को भाव्यमान बनाती है। ध्वनि
वादियों ने लक्षणा और व्यंजना को स्वीकार करते हुए साधारणीकरण में भावकत्व शक्ति का निषेध किया। भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा डी, सांख्य दर्शन। भट्ट नायक का भुक्तिवाद सांख्य दर्शन पर आधारित शंकुक का अनुमितिवाद और न्याय दर्शन, भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद और मीमांसा दर्शन और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद पर आधारित है। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है, तो इसका आंसर होगा ए, अनुमानवाद। महिम भट्ट ने अपने अनुमान सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए अपने व्यक्ति विवेक नामक ग्रंथ में ध्वनि सिद्धांत के विरुद्ध लिखा। उनका मत है कि ध्वनि सिद्धांत के विशाल भवन का जिस व्यंजना के मूलाधार पर निर्माण किया गया है वह व्यंजना कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं किंतु पूर्व सिद्ध अनुमान ही है। अनुमान में साधन से साध्य का अनुमान किया जाता है। जैसे पर्वत पर धुआं होने पर वहाँ अग्नि का अनुमान किया जाता है, उसमें पर्वत पर अग्नि होना सिद्ध करने में धुआं ही साधन है, अर्थात कारण है, क्योंकि जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि अवश्य होती है। महिम भट्ट का कहना है कि इसी प्रकार जिसे व्यंजक कहा जाता है, जिसके द्वारा वैज्ञ अर्थ की प्रतीति होना बताया जाता है, वह उसी प्रकार वैज्ञार्थ की प्रतीति का कारण है जिस प्रकार धुआं अग्नि के अनुमान का कारण है, और जिसे वैज्ञार्थ कहा जाता है वह उसी प्रकार अनुमान का विषय है जिस प्रकार अग्नि। इसी युक्ति के आधार पर महिम भट्ट ने ध्वनिकार द्वारा प्रदर्शित ध्वनि के अनेक उदाहरणों में अनुमान का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से किन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं? उनके नामों का कौन सा कर्म सही है? तो इसका आंसर होगा ए, भट्ट लोलट, फिर भट्ट शंकुक, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त। आचार्य भरत मुनि ने रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए उनके नामों का सही क्रम है भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक और भट्ट नायक अभिनव गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भट्ट नायक। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना सांख्य शास्त्री आचार्य भट्ट नायक की है। वे रस प्रक्रिया में भुक्तिवाद को मानते हैं। उन्होंने शब्द की 3 शक्तियाँ माना है, अविद्या, भावकत्व और भोजकत्व। रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता किसने स्वीकार की? तो इसका आंसर होगा बी, अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने भट्ट नायक की अनेक मान्यताओं का खंडन करते हुए भी साधारणीकरण को स्वीकार किया है, किंतु अब तक रस निष्पत्ति के सभी व्याख्याताओं द्वारा काव्य के पाठक या श्रोता के व्यक्तित्व की उपेक्षा होती रही। किसी का भी ध्यान इस तथ्य की ओर नहीं गया कि रस अनुभूति में काव्य वस्तु के अतिरिक्त स्वयं पाठक का भी थोड़ा बहुत योगदान रहता है। अभिनव गुप्त ने इस ओर ध्यान देते हुए
अभिव्यक्तिवाद की प्रतिष्ठा की। उनके मत अनुसार काव्य आस्वादन से पाठक के हृदय में किसी नए तत्व की सृष्टि नहीं होती, अपितु उसकी जन्मजात वासनाएं ही उद्वेलित होकर व्यक्त हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो इसका आंसर होगा डी, अभिनव गुप्त। रस को नाटक तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध अभिनव गुप्त ने किया था। अब हम काव्य गुण के बारे में क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड। अब हम काव्य गुण के बारे में क्वेश्चंस देखेंगे। काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। तो इसका आंसर होगा सी, काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काव्य शास्त्र में काव्य गुणों एवं काव्य दोषों दोनों का विवेचन मिलता है। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या बताई है। तो इसका आंसर होगा सी, 10। काव्य के सौंदर्य की वृद्धि करने वाले और उसमें अनिवार्य रूप से नित्य विद्यमान रहने वाले धर्म को गुण कहते हैं। गुण की अवधारणा भरत मुनि के समय से ही मान्य है। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। वे इस प्रकार हैं: श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सौकुमार्य, अर्थव्यक्ति, उदारता एवं कांति। आचार्य भरत के अनुसार काव्य दोष भी 10 ही होते हैं। वे इस प्रकार हैं: गुठार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ और एकार्थ, अभिलुप्तार्थ और न्याय, अपेत और विषम, विसंधि और शब्दच्युत। वामन ने गुणों को काव्य का नित्य धर्म मानकर अलंकारों से अलग किया है। आनंदवर्धन ने गुणों को रस का अंग माना है और इनकी संख्या 3 ओज, प्रसाद और माधुर्य तक ही सीमित कर दी है। ओज और प्रसाद और माधुर्य तक ही सीमित कर दी। देव और भिखारी दास ने गुणों की संख्या 10 मानी है। इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? तो इसका आंसर होगा डी, भरत मुनि। आचार्य भरत के अनुसार गुण होते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, 10। आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो 10 मानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। भरत मुनि ने गुणों की संख्या बताई है तो 10 बताई है। इसका आंसर होगा ए। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं। गुण कितने प्रकार के होते हैं और उनमें से कौन से गुण आवश्यक है? तो इस विषय में काव्य आचार्यों में मतभेद रहा है। क्यों कोई तो गुण की संख्या 10 मानता है, यथा भरत मुनि, दंडी, वामन आदि। कोई 24 गुण मानता है, यथा भोज, और कोई 3 गुण ही मानता है, यथा मम्मट। इन सब पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि गुण की संख्या के भेद के संबंध में विभेद अधिकतर 10 गुणों को मानने का अथवा 3 गुणों को मानने का है। क्योंकि अग्नि पुराण कार ने भी मुख्य रूप से 3 गुण यथा शब्द गुण, अर्थ गुण और शब्दार्थ गुण माने हैं और इन्हीं के भेद किए हैं। इसी प्रकार भोज ने वामन के 10 गुणों के अतिरिक्त 14 अन्य गुण भी माने हैं, लेकिन आचार्य मम्मट ने
3 गुण माने हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। सही युग्म चिन्हित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वैदभी और माधुर्य। वैदभी रीति के संबंध में आचार्य विश्वनाथ का कथन है, माधुर्य व्यंजक वर्ण ने रचना ललितात्मका आवर्ती रल्ये व्रतिया वेदभी रीति ऋष्यते। अर्थात माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त समास जो है रहित पद रचना को वैदर्भी रीति कहते हैं। यह रीति श्रृंगार, करुण और शांत रस के लिए अधिक अनुकूल होती है। इसका प्रयोग विदर्भ देश के कवियों ने अधिक किया है, इसी से इनका नाम वैदर्भी रीति पड़ा। इसका एक अन्य नाम ललिता भी है। मम्मट ने इसे उपनागरिका कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गौरी रीति को परुषा भी कहते हैं। आचार्य मम्मट इसे परिभाषित करते हुए कहते हैं, ओज, प्रकाश, कैस्तु, परुषा, और अर्थात जहाँ ओज गुण का प्रकाश होता है वहाँ गौरी परुषा रीति होती है। इसमें दीर्घ समास युक्त पदावली का प्रयोग उचित माना जाता है। पांचाली रीति के संबंध में कहा गया है, माधुर्य सुकुमारिया प्रपन्ना। पांचाली अर्थात पांचाली में मधुरता और सुकुमारता होती है। जब द्रास, बटालिक, टाइगर हिल की सीमा लगी गर्जने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टानें लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बब्बर पुरुष हुंकार, उठा था मातृभूमि की बलि वेदी पर, लहू पुकार उठा था। तो उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण वंचित हो रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओज गुण। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में ओज गुण है। ओज गुण वह गुण है जिससे चित्त में स्फूर्ति आ जाए, मन में तेज उत्पन्न हो जाए। ओज गुण से युक्त रस के आस्वादन से चित्त दीप्त हो उठता है, उसमें आवेग उत्पन्न हो जाता है। ओज गुण का क्रमशः वीर से विभत्स और विभत्स से रौद्र में आधिक्य रहता है। जहाँ द्वित्व वर्ण और संयुक्त वर्ण रे के सहयोग और ट और ठ, ड, ढ की अधिकता हो, समासाधिक्य हो और कठोर वर्णों की रचना हो, वहाँ ओज गुण होता है। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ए, ओज गुण कहलाता है। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान रस होता है? तो ओज गुण प्रधान रस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको स्टेट और BPSC 4 में काम आने वाली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।